द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। बुक को खरीदने के लिए लिंक दे दिया है लास्ट में। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं, जो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? तो अब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी को पढ़ें। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी। हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रेंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रही है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड।
द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन आपकी वैल्यूज़, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचे कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये शो कर ले कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सके। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को एवेल्युएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कुछ लोग तो प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और बॉर्डर्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सैंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इम्पॉर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सैंड्रा ने अपने पड़ोसी कॉनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सैंड्रा की बात सुनकर कॉनी ने कहा, सैंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीजन से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सैंड्रा को लगा कि जैसा कॉनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कॉनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे ज़रूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। हैबिट 4 थिंक विन विन।
विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने देना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत जाए मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ। कंप्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विन सिचुएशन सिर्फ वर्कप्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा, इन्हें पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर पे रखा है तो तुम ये वाले पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर वो चश्मा पहन लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस है, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मा ग्लासेस पहन के उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और न ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं
और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट 6 सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कालामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जीज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशंस में लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए ट्राई करते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट्स भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूशन की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही है वही आपको एक बुरी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है। तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिनर्जीज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही है और दूसरा बांदा गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई ऑल्टरनेट है। जब आप दूसरों के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7 शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहे और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको रेगुलरली खुद को रीन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रीन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आप अपनी स्पिरिट को भी रीन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है और आप प्रेइंग, म्यूज़िक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी पढ़ सके। और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। हमारे सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशन लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है कि अर्न योर नेबर्स लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पसंद है तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। अब इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हो, आपको एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है।
आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए हैं और मैं अब थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपना यानी अपनी आरी को शार्पन करने की ज़रूरत है, और आप उसे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से होगा, मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास शार्प करने का यानी अपनी आरी को तेज करने का टाइम ही नहीं है। अब किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कट करने की यानी आरी को तेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकाल कर खुद को रीन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको शार्पन करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स है आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें शार्पन करना कभी ना भूले। कंक्लूजन, आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट सीखी। हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2 है एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे। हैबिट नंबर 4 है विन विन सिचुएशन सोचे। हैबिट नंबर 5 है कि अपनी बात समझाने के बजाय पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करे। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज। हैबिट नंबर 7 है अपने एसेट्स शार्पन करे। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको अपना कैरेक्टर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी ये अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगा। जैसा कि एरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि हैबिट से आती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये आर्टिकल द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी अच्छा लगा तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी आपको कैसा लगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।